Welcome back to your channel, Amit Saki class. Children, today's lecture is basically dedicated for a very important topic in the non-profit organizations accounting, that is subscriptions. Previously हम लोग उसके इंट्रोडक्शन और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, बट वी हैवंट गॉन थ्रू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इट. आज के लेक्चर में वी विल बी मेनली फोकसिंग ऑन दैट ओनली. ओके, तो जस्ट अ स्मॉल रिविजन जो हम लोग अब तक बात कर चुके हैं. And before going for this, don't forget, non-profit organization में subscriptions is a topic which can offer you 1 mark, 3 marks, 4 marks, even 6 marks question along with the necessary adjustments. ठीक है, तो एक important concept है. सबसे ज़्यादा बड़ी बात that it can offer you good variation of questions. So keeping that in mind, आज का लेक्चर हम लोग उसी बात के लिए डेडिकेट कर रहे हैं. ओके, तो एक छोटा रिकैप कि क्या है, कौन पे करता है. मेंबर्स पे करते हैं किसको? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, देन क्योंकि ये उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेंबर्स क्यों पे करते हैं? टू मेंटेन देयर मेंबरशिप. देन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या करता है? उस पैसे को लेके, उस फंड को लेके, उस अमाउंट को लेके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन परस्यूज इट्स ऑब्जेक्टिव्स. उस फंड को इम्प्लीमेंट या अप्लाई कहाँ किया जाता है? ऑब्जेक्टिव्स के फुलफिलमेंट के लिए. ओके, देन एज इट्स वेरी रिकरिंग काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन, तो ये रेवेन्यू नेचर का है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस पे. इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे accrual basis पे. Clear? Now just take an example that what exactly we are going to do here. Receipt and payment account में हम cash basis पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब whatever amount of cash is received during the whole year from day one to the last day of the year, कितना भी अमाउंट रिसीव किया जाता है कैश में, वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में. लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में व्हाट डू वी रिकॉर्ड? वी रिकॉर्ड ओनली द अमाउंट रिलेटिंग टू द करेंट ईयर. अगर वो करेंट ईयर से रिलेटेड है तब तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, दैट मीन्स एनीथिंग रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर और द नेक्स्ट ईयर विल नॉट बी रिकॉर्डेड. ओके, क्लियर है? गुड. बेसिकली इन CBSE एग्जाम्स you encounter 3 types of questions under this topic. सब्सक्रिप्शन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे बेसिक होता है वो ये होता है, जिसमें दे गिव यू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अमाउंट, that is the amount of subscription received in cash with necessary adjustments, या फिर number of members and the amount of subscription per year is given along with the adjustments, or they give you the receipt and payment account amount of subscription with adjustments, but they also give you the amount of the previous year as well as the next year. Okay, so these are the 3 major categories. इसमें से ये कवर हम कर चुके हैं पहले भी पिछले लेक्चर में, जिसमें आपको इंट्रोड्यूस किया गया था इस टॉपिक से. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दीज 2. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हैं, एंड व्हेनेवर द नंबर ऑफ मेंबर्स इज गिवन, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि उसमें कैलकुलेशन स्लाइटली डिफर कर जाता है. अदरवाइज हम लोग अगर एक सेट पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा क्वेश्चन को. ठीक है, सो जस्ट सी दिस. गैंजेस क्लब हैज 500 मेंबर्स. 500 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 1000 रुपीज़ पे कर रहा है. आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है. रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर इज 4,10,000. रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, 2 अलग अलग डेट्स पे मेंशन है, 31 मार्च 20 एंड 31 मार्च 19. सो दीज आर द 2 डेट्स. अब ये 20 का जो अमाउंट है, दिस वन, ये अमाउंट है क्लोजिंग डेट पे और ये है ओपनिंग डेट पे. कैसा है ये? रिसीव्ड इन एडवांस. इसके बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट है. आउटस्टैंडिंग मतलब अर्न्ड नॉट रिसीव्ड. आउटस्टैंडिंग बताया गया था आप लोगों को. अक्रूड इनकम होती है जैसे, यहाँ पे हम लोग आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो इट इज द अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो मतलब ये 48,000 करेंट ईयर का नहीं है, प्रीवियस ईयर का है. एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस, हमसे चाहिए क्या क्वेश्चन को? ये चाहिए
देखो बेटा, होता क्या है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको पढ़ने का तरीका समझना चाहिए, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें पता होगा तो इट इज ईजियर फॉर अस टू गो थ्रू द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट निकालना है तो हमें क्या करना है, सेंट्रल आइडिया पूरे क्वेश्चन का क्या है, मेन मोटिव ये है कि हम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करें और सब्सक्रिप्शन का भी करेंट ईयर का अमाउंट कैलकुलेट करें। कौन सा अमाउंट कैलकुलेट करें, करेंट ईयर का। तो जब करेंट ईयर का करने चलेंगे तो ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर या जो नेक्स्ट ईयर के अमाउंट्स हो उनको हटा देना है। ठीक है ना, कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड वी विल प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन। सो नाउ जस्ट सी द सॉल्यूशन। 500 मेंबर्स हैं, 1000 रुपीज पर पर्सन इज पेइंग। ठीक है, नाउ दिस इज द फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं इसमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक पूरा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको कंप्लीट फॉर्मेट प्रेजेंट करना पड़ता है अलॉन्ग विद अदर क्वेश्चंस एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब अगर हम एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के साथ में सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट अलग से देंगे तो इट विल टेक टाइम। यहीं पे शो कर देंगे पर्टिकुलर कॉलम में ही, तो इट विल सेव अवर टाइम। ठीक है ना, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ टाइम बचाना भी ज़रूरी है। प्लस केवल ऐसे क्वेश्चन में वी आर एबल टू डिस्प्ले आवर नॉलेज टू द एग्जामिनर कि यस वी नो दिस थिंग। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट बाय subscriptions as per receipt payment account, amount is 4,10,000। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज दिस, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 48,000 पिछले साल हमें रिसीव होना चाहिए था, नहीं हुआ, वो इस बार रिसीव हुआ, तो मतलब दैट 48,000 इज इंक्लूडेड, वो इस 48,000 इस 4,10,000 में शामिल है। तो क्या वो करेंट ईयर का अमाउंट है, नहीं, तो करेंट ईयर का अमाउंट नहीं है तो उसको हटा देना है। रिड्यूस आउटस्टैंडिंग 31,319 48,000। ठीक, अब ये हुआ। इसके बाद एडवांस, करेंट ईयर में वी हैव रिसीव्ड सम एडवांस, वी हैव रिसीव 40,000 रुपीज। ये कब एडवांस रिसीव किया, करेंट ईयर में रिसीव किया, तो आज रिसीव कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है ये, इसलिए दिस विल बी रिड्यूस्ड। एडवांस ऑन 31/3/20 40,000, these two amounts are reduced। then ये क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 19, दैट इज 60,000। ये प्रीवियस ईयर एडवांस रिसीव किया था, इफ इट वाज रिसीव प्रीवियस ईयर, तो अगर प्रीवियस ईयर में एडवांस रिसीव करेंगे तो वो कब का होगा, करेंट ईयर का होगा। ठीक, तो एडवांस 19, दैट मेक्स इट 60,000। ठीक है, टोटल मिला के 88 एडेड, 60 रिड्यूस, 28 माइनस कर देते हैं, तो दैट मेक्स इट हाउ मच, 390 382, इतना अमाउंट आ जाएगा। क्लियर, देन व्हाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने शुरू में बोला जिसकी वजह से इसकी कैटेगरी अलग हुई, 500 मेंबर्स 1,000 ईच। आइडियली हर मेंबर अपने 1,000 पे करेगा तो 500 रुपीज़ के हिसाब से कितना, 500 मेंबर्स के हिसाब से कितना होना चाहिए, दैट मेक्स इट 5 लाख। तो दिस इज ओके, यहाँ पे आएगा फाइनल अमाउंट शुड बी 5 लाख। कैसे आया, वी नो दिस थिंग, एंड देन ये डिफरेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/20, दिस इज बैलेंस अमाउंट।
118. This is our issue. Okay. So now the second question is, देखिए यहाँ पे slightly different है. Along with the information of outstanding in advance, थोड़ा सा जो अमाउंट रिसीव्ड है वो डिविएटेड है, नॉर्मल नहीं है, जैसा कि बेसिक कैटेगरी में हम लोग ने देखा था. सिटी क्लब कानपुर ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. पहला है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट, टोटल है 4.5 लाख रुपए, जिसमें से 40,000 नेक्स्ट ईयर का एडवांस है और 10,000 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है. ठीक है, एज यू कैन सी दिस, 40,000 फॉर दिस ईयर एंड 10,000 फॉर दिस ईयर. ठीक है, अब ये अमाउंट आ रहा है, अब 4,50,000 में है, वो इंक्लूडेड है. Apart from that, outstanding subscriptions as on 31st March 19 is 30,000, 20 is this much. ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा. वी विल बी प्रोसीडिंग इन द वेरी सेम मैनर, जैसा कि प्रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला था. यू कैन डू दैट वे ऑल्सो. इसको मैं नॉर्मल सिंपल वर्किंग नोट वाले स्टाइल में सॉल्व करने जा रहा हूँ, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. दोनों तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अमाउंट as per receipt and payment account. $4,50,000. ठीक है, अब इस 4,50,000 में इस 40,000 का क्या रोल है? क्या ये करेंट ईयर से रिलेटेड है? क्योंकि हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट फॉर द करेंट ईयर ओनली. इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालने जा रहे हैं, तो ये क्या करेंट ईयर से रिलेटेड है? नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है. और वो 10,000 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है. तो क्या उसको करंट ईयर में शामिल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. इसलिए रिड्यूस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शंस प्रीवियस ईयर के, सॉरी नेक्स्ट ईयर के, और outstanding subscriptions (2018-19). ठीक है, टोटल कितना है? 40 and this is 10, 4 lakh. ठीक है, see remember we are not the maths people, we are the commerce people. जो मेरे स्टूडेंट्स वो जानते हैं मेरे इसके कहने का मतलब. तो हम लोग प्लस या माइनस साइन नहीं लगाते, हम लोग ब्रैकेट या नॉन ब्रैकेट लगाते हैं. अगर वो कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो फुल रहेगी, विदाउट ब्रैकेट रहेगी, और लेस होनी है तो कीप दैट इन ब्रैकेट. तो ये आ गया, इन दोनों का एडजस्टमेंट हो गया. अगर क्वेश्चन में हम टिक करते चलेंगे तो गलतियों के चांसेस कम होते हैं. ये हो गया है. अब थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि दिस इज द की एरिया. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस प्रीवियस ईयर के कितने थे? 30,000. अभी इस बार हमने रिसीव कितना किया? 10,000. ठीक है ना, यहाँ देख लेते हैं, इसको ध्यान रखेंगे. 30 है, 10 रिसीव हुआ, 20 पेंडिंग है. दिमाग में एक तरफ स्टोर कर लो, फिर अभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी. अब क्लोजिंग डेट पे 35,000 का आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, आंख बंद करके प्लस कर देंगे. नो, क्यों? ये जो 35,000 है ये क्या है? क्या ये करेंट ईयर का है? नहीं, दिस इज एज ऑन. अगर यहां पे लिखा होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां लिखा होता फॉर द ईयर तो हम पूरा का पूरा उठा के एज इट इज ऐड कर देते. फॉर द ईयर होता तो वो इसी साल का था, वो सीधे ऐड हो जाता. लेकिन वो फॉर द ईयर नहीं है, वो एज ऑन है. तो उस डेट पे टोटल 35,000 है, तो उसमें कुछ पुराना भी तो पेंडिंग है. 20,000 भी शामिल है उसमें. नाउ दैट इज व्हाट द की इज. ये 35,000 में वो 20,000 शामिल है. कब का? 2018-19 वाला. ठीक है, तो करेंट ईयर का कितना हुआ? ये हुआ. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर 1920 कितने
कितना हो जाएगा 35,000 माइनस that gives you 4,15,000 rupees subscriptions to be credited to income and expenditure account. Remember this thing, ये solution में आपका most important area क्या है? If this question is of 3 marks, तो this will give you 1 mark alone. ये अकेला 1 नंबर से 1.5 नंबर कवर करेगा, इतना इंपॉर्टेंट है. इसके लिए क्या क्या एरिया इंपॉर्टेंट था? ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था और ये ज़रूरी था. ठीक है ना? सी इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस में, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स में मेन आइडिया, बेसिक सेंट्रल आइडिया क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं और करेंट ईयर का अमाउंट निकाल रहे हैं. तो करेंट ईयर के अमाउंट के लिए ही सारे खेल चल रहा है. सारे जितने भी वेरिएशंस आप देखेंगे, मेन आइडिया इज टू कैलकुलेट द अमाउंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू कैलकुलेट द अमाउंट फॉर द करेंट ईयर ओनली. ठीक है? हाँ भाई, दीज वर द 2 क्वेश्चंस जो हम लोग ने भी डिस्कस किए. ठीक है, देखिए अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम लोग सब्सक्रिप्शन को डील कर रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ जो जाननी चाहिए कि अनडाउटेडली क्वेश्चन में 2 तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं. या तो आपसे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको ये वर्किंग नोट के तौर पर दिखाएंगे, तो वो वही स्टेटमेंट फॉर्म में चलेगा जैसे हम लोग ने भी देखा. दूसरा है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में आस्क यू टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट. ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की बात आती है तो बेसिक लेजर फॉर्मेट ही है, डेट कॉलम नहीं बनता है. ठीक, पर्टिकुलर अमाउंट इतना काफ़ी है ना. अब एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कुछ एंट्रीज़ हैं जो ख़ास तौर से दिमाग में रखनी चाहिए. सब्सक्रिप्शन है क्या? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन एक वो अमाउंट है जो कि मेंबर्स पे करते हैं. किसको? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को. तो अगर वो रिसीव करता है तो उसके लिए क्या हुआ? इनकम हुआ. ठीक है, इनकम के लिए हम लोग को बचपन में क्या एंट्री सिखाई गई थी? क्लास 11th में ये एंट्री सिखाई गई थी, बैंक डेबिट टू इनकम. तो अब यहाँ पे इनकम की जगह पे क्या आ गया? सब्सक्रिप्शंस. तो अगर सब्सक्रिप्शंस आ गया तो ठीक है, नॉर्मल कोर्स में एंट्री बनी बैंक डेबिट टू सब्सक्रिप्शंस एंड ऑब्वियसली इट विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड. ठीक है, अब ये वो पैसा होगा, ये वो अमाउंट होगा जो कि रिसीव होगा हमें ड्यूरिंग द ईयर. अब इसमें कैसा भी अमाउंट हो सकता है. इट कैन बी ऑफ द करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एज वेल एज द नेक्स्ट ईयर. ठीक है ना. अज्यूमिंग दैट वी आर डूइंग इट फॉर द ईयर 2019 एंड 20, अज्यूम कर लेते कि ये हमारा करेंट ईयर है. तो 18-19 ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, 19-20 करेंट ईयर हो गया, 20-21 नेक्स्ट ईयर हो गया. इट कैन गो लाइक दिस. अब इन तीनों में से कोई एक भी दिया हो सकता है, अकेला करेंट ईयर भी हो सकता है, बाकी दोनों भी हो सकते हैं. ठीक है, सो इसमें कोई ज़्यादा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बताएगा जैसा भी होगा. ठीक है, ये बेसिक एंट्री है, पैसा जितना आ रहा है वो हम मेंशन कर रहे हैं. अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं. देखो, नॉर्मल कोर्स में फाइनल अकाउंट्स में आपको सिखाया गया कि अक्रूड इनकम होती है, इनकम होती है तो अक्रूड होती है, उसके साथ आउटस्टैंडिंग यूज़ नहीं करते. यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग क्यों यूज़ करते हैं? 90% टीचर विल टेल यू कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग होता है, यूज़ होता है. क्यों होता है ये किसी को नहीं पता. यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है ना.
कि आउटस्टैंडिंग क्यों करते हैं। हम बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अर्न करने के लिए नहीं बैठी है, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट देयर टू अर्न। ये उनके नॉर्मल रिसीट्स हैं जो कि पेंडिंग है, इसलिए इनको आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा। नेचर वही है अक्रूड वाला, लेकिन इनको इस वजह से आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा। ठीक, तो अब अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है, बैलेंस शीट में किधर शो करते हैं, असेट साइड में शो करते हैं। ठीक, तो अगर अक्रूड या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हैं तो वो हमारे असेट हैं, एंड वी शुड रिकॉर्ड देम ऑन विच साइड, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम डेबिट साइड, लाइक दिस बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या होगा, ये होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ओपनिंग। क्लियर, क्वेश्चन में दिया होगा तो आप इसको इधर लिख दीजिए। अगर पिछले साल कुछ एडवांस रिसीव करके बैठे हैं, इफ वी हैव रिसीव सम एडवांस, तो क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, व्हाट इज इट, इट इज एन इनकम नो डाउट, बट व्हाट इट इज, लायबिलिटी। ठीक है, पहले से आ गया हमारे पास, तो वो स्टार्ट होकर होगा तो वो इधर से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये क्या होगा, ये क्या था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग था, और ये क्या है, ओपनिंग वैल्यू है लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं है, दिस इज एडवांस। ठीक, ओके। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेक्टर, और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरेक्टर। ये क्या होंगे अमाउंट्स, ये क्या होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग स्टार्ट हुआ था असेट साइड से, मतलब सॉरी डेबिट साइड से, असेट होता है इस वजह से, तो क्लोजिंग उसकी इधर होगी, हमेशा डेबिट बैलेंस बनेगा उसका, तो ये बनेगा हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, दिस बिकम्स क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, क्योंकि ये क्लोजिंग डेट पे आके डेबिट बैलेंस के तौर पे क्लोज डाउन किया जाएगा, बैलेंसिंग फिगर इधर बनेगी, और इधर क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शंस। क्वेश्चन में दिया होगा, आपको बस इस फॉर्मेट में प्लेसिंग कर देनी है। मैं आपको फॉर्मेट रटवा नहीं रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द रीजन फॉर एवरी सिंगल पोस्टिंग, ओके। एंड देन व्हाट वी डू, हम लोग इसको क्लोज डाउन करते हैं, बैलेंस अमाउंट यहाँ निकल के आएगा। अब वो बैलेंस अमाउंट निकल के आएगा, और ये बैलेंस अमाउंट क्या होगा, व्हाट विल बी दिस, ये वो अमाउंट होगा जो करेंट ईयर से रिलेटेड है, और हम इसको क्या बोलेंगे, अमाउंट रिलेटिंग टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सीधे ये वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर होगा कहाँ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो कि करेंट ईयर से रिलेटेड है, करेंट ईयर का है। ओके, अब मेरी एडवाइस, मेरे 20 years के टीचिंग में वेरी रेयरली आई हैव सीन अ क्वेश्चन इन एग्ज़ाम जहाँ पे वो आपसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछेंगे या लेजर अकाउंट पूछेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर, उसके वर्किंग नोट के तौर पे आप शो कर दीजिए, ख़त्म हो गया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप तब बनाइए जब आपको पूछा जाए। आइदर यू मेक सब्सक्रिप्शन अकाउंट
और यू डू स्टेटमेंट, दोनों ही ठीक हैं। NCERT CBSE रिकॉग्नाइज बोथ ऑफ देम इक्वली, दोनों ही सही हैं, दोनों ही आसान हैं। क्लियर? ये भी और वो भी। ये बनाएंगे तो अलग से वर्किंग नोट के तौर पे ही आएगा, वो बनाएंगे तो पूरे इनकम एक्सपेंडिचर के पार्ट के तौर पे भी शो हो सकता है। ओके, बात समझ में आई? गुड।